लंदन की सर्द कोहरे से ढकी सड़कों पर नवंबर 1895 की उस सुबह एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। कोहरा इतना घना था कि मानो शहर को अपने आगोश में ले लिया हो, और हवा में कोयले की धुएं की हल्की गंध के साथ ठंडी नमी का एहसास था। गैस लैंप की मध्यम रोशनी कोहरे से जूझ रही थी, और सड़कों पर घोड़ों की टापों की आवाजें और दूर से आती रेहड़ी वालों की पुकारें धुंध में गुम हो रही थीं। 221 बी बेकर स्ट्रीट के हमारे छोटे से मकान में खिड़कियों पर जमी बर्फ की पतली परत के पार बाहर की दुनिया धुंधली छायाओं की तरह दिख रही थी। अंदर चिमनी में जलती आग की गर्माहट कमरे को एक सुनहरी चमक दे रही थी, जो मेरी किताबों की अलमारियों, वैज्ञानिक उपकरणों और कुछ पुरानी विचित्र वस्तुओं पर नाच रही थी। मेरे पाइप से उठता धुआं हवा में लहराता हुआ छत की ओर बढ़ रहा था, और उसकी मिट्टी जैसी सुगंध कमरे में फैल रही थी। मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा विचारों में डूबा हुआ था। मेरे सामने मेरा वफादार दोस्त और सहयोगी डॉक्टर जॉन वॉटसन अपनी मेडिकल जर्नल में खोया हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था, और उसकी भौहें किताब के पन्नों पर सिकुड़ी हुई थीं। कमरे में केवल दीवार घड़ी की टिक टिक और पन्नों के पलटने की हल्की आवाज थी, जो कभी कभी नीचे मकान मालकिन मिसेस हडसन के कदमों की आहट से टूट जाती थी। वॉटसन ने अचानक सिर उठाया, और उसकी भूरी आंखों में चिंता की एक हल्की चमक थी। होम्स, उसने अपनी गहरी गर्म आवाज में कहा, तुम आज कुछ बेचैन लग रहे हो। क्या कोई नया रहस्य तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है? मैंने पाइप से एक लंबा कश लिया और धुआं छत की ओर छोड़ा। वॉटसन, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हो। बेचैनी मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन यह कोहरा, यह लंदन का कोहरा, हमेशा कुछ न कुछ छुपाता है। मेरी नजर खिड़की की ओर गई, जहां कोहरा शीशों पर नमी की बूंदों में बदल रहा था। यह मुझे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। मिसेस हडसन की हल्की चप्पलों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजी, और फिर दरवाजा खुला। एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति अंदर आया, जिसके कपड़े शानदार लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। उसकी ग्रे कोट की कॉलर ऊपर उठी हुई थी, और उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थीं। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह मेरा भाई माइक्रॉफ्ट होम्स था। शेरलॉक, माइक्रॉफ्ट ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, उसकी आवाज में एक असामान्य तनाव था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह मामला, यह बहुत गंभीर है। वॉटसन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। माइक्रॉफ्ट का बेकर स्ट्रीट आना दुर्लभ था। वह ब्रिटिश सरकार के एक गुप्त और शक्तिशाली हिस्से में काम करता था, और उसका यहां आना किसी बड़े संकट का संकेत था। मैंने अपनी पाइप मेज पर रखी और उसे चिमनी के पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो माइक्रॉफ्ट, मैंने शांत स्वर में कहा। सब कुछ विस्तार से बताओ। माइक्रॉफ्ट ने एक गहरी सांस ली, और उसका चेहरा और सख्त हो गया। यह ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं का मामला है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी गंभीरता थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ब्रूस पार्टिंगटन योजनाएं ब्रिटिश नौसेना की नवीनतम पनडुब्बी के डिजाइन और तकनीकी विवरणों का एक अत्यंत गोपनीय दस्तावेज। ये योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं कि इनके गलत हाथों में पड़ने से देश की सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता था। क्या हुआ इन योजनाओं के साथ? मैंने पूछा। मेरी आवाज में उत्सुकता और सतर्कता थी। वे चोरी हो गई हैं, माइक्रॉफ्ट ने जवाब दिया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। 3 दिन पहले वुलविच शस्त्रागार से 7 पन्ने गायब हो गए। ये पन्ने योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर ये दुश्मन देशों के हाथ लग गए, तो ब्रिटेन की समुद्री ताकत को भारी नुकसान हो सकता है। वॉटसन ने हैरानी से सांस भरी। माइक्रॉफ्ट, इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज की सुरक्षा में सेंध कैसे लग सकती है? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। माइक्रॉफ्ट ने अपनी उंगलियां आपस में भींची और आगे झुककर बोला, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा वॉटसन। दस्तावेज एक लोहे की तिजोरी में थे, जिसका ताला केवल 3 लोगों को पता था। कर्नल वॉल्टर, जो प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं, आर्थर कैडोगन वेस्ट, एक युवा और प्रतिभाशाली क्लर्क, और सिडनी जॉनसन, एक पुराना कर्मचारी। तिजोरी में कोई सेंधमारी के निशान नहीं मिले, फिर भी पन्ने गायब हैं। मैंने अपनी पाइप को फिर से उठाया, लेकिन उसे जलाया नहीं। और तुम्हें क्या लगता है माइक्रॉफ्ट, कोई आंतरिक साजिश? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। संभव है, माइक्रॉफ्ट ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं। सरकार इस मामले को गुप्त रखना चाहती है।
अगर यह खबर बाहर फैली तो जनता में हड़कंप मच जाएगा। शेरलॉक, तुम्हें इन योजनाओं को ढूंढना होगा। जल्दी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, माइक्रॉफ्ट, मैं इस मामले को अपने हाथ में लेता हूं, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए। कोई संदिग्ध, कोई सुराग? माइक्रॉफ्ट ने अपनी जेब से एक छोटा, मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला और मुझे थमाया। यह एकमात्र सुराग है, उसने कहा। यह उस रात वुलविच स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर कुछ संख्याएं और अक्षर लिखे थे, मानो कोई कोड हो। मैंने उसे ध्यान से देखा, फिर वॉटसन को दिखाया। यह क्या हो सकता है, होम्स? वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा। उसकी उंगलियां कागज पर हल्के से टिकी थीं। शायद कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर उस कोड पर जमी थी। लेकिन यह हमारा पहला कदम है। माइक्रॉफ्ट, मैं आज ही वुलविच जाऊंगा। तुम वहां के अधिकारियों से मिलने की व्यवस्था कर दो। माइक्रॉफ्ट ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। शेरलॉक, समय बहुत कम है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी जो उसकी सामान्य शांत प्रकृति से बिल्कुल अलग थी। उसके जाने के बाद मैंने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, तैयार हो जाओ, हम एक खतरनाक खेल में कूदने वाले हैं। मेरी आवाज में एक हल्की चमक थी जो किसी नए रहस्य की चुनौती से आती थी। उसी दिन दोपहर को मैं और वॉटसन वुलविच के लिए ट्रेन में सवार थे। खिड़की के बाहर कोहरा अभी भी घना था और पटरियों के किनारे की दुनिया एक धुंधले पर्दे के पीछे छिपी थी। ट्रेन की सीटी की तीखी आवाज और पहियों की लयबद्ध खटखटाहट मेरे विचारों के साथ मिल रही थी। मैं बार बार माइक्रॉफ्ट की बातों को अपने दिमाग में दोहरा रहा था। 7 पन्ने, 3 संदिग्ध और एक रहस्यमय कागज। यह मामला जितना सरल दिखता था उतना ही जटिल भी था। वुलविच शस्त्रागार पहुंचने पर कर्नल वॉल्टर ने हमारा स्वागत किया। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर सैन्य अनुशासन की कठोरता और चिंता की गहरी रेखाएं साफ दिख रही थीं। उसका सैन्य कोट तनकर पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की थकान थी। मिस्टर होम्स, उसने कहा, उसकी आवाज में एक मिश्रित भाव था। मुझे उम्मीद है कि आप इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। मेरे विभाग में ऐसी चोरी होना मेरे लिए व्यक्तिगत अपमान की बात है। हमें पूरी कहानी बताइए कर्नल, मैंने कहा। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकी थी। और वह तिजोरी दिखाइए जहां से दस्तावेज चोरी हुए। कर्नल हमें एक छोटे गुप्त कमरे में ले गए जहां एक भारी लोहे की तिजोरी दीवार के साथ रखी थी। उसका ताला चमक रहा था और उस पर कोई खरोंच या छेड़छाड़ का निशान नहीं था। मैंने तिजोरी को ध्यान से देखा। मेरी उंगलियां उसके ठंडे धातु के किनारों पर हल्के से फिरीं। यह असंभव है, वॉटसन ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। बिना ताला तोड़े कोई दस्तावेज कैसे निकाल सकता है? यही सवाल हमें परेशान कर रहा है, डॉक्टर वॉटसन, कर्नल ने जवाब दिया। उसका चेहरा और सख्त हो गया। लेकिन एक और अजीब बात है, आर्थर कैडोगन वेस्ट, हमारा क्लर्क, उसी रात मृत पाया गया, वुलविच स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर। मैंने चौंक कर कर्नल की ओर देखा। मृत? कैसे? मेरी आवाज में एक तीखी उत्सुकता थी। पुलिस का मानना है कि यह आत्महत्या थी, कर्नल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में संदेह था। पर मुझे यकीन नहीं। वेस्ट एक होनहार युवक था। उसका कोई कारण नहीं था आत्महत्या करने का। मैंने तिजोरी के आसपास का मुआयना किया, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर मैंने कर्नल से वेस्ट के बारे में और पूछा। वेस्ट बहुत मेहनती था, कर्नल ने कहा। उसकी नजर खिड़की की ओर गई जहां कोहरा अभी भी बाहर तैर रहा था। वह ब्रूस पार्टिंगटन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसकी मंगेतर मिस वायलेट वेस्टबरी कहती है कि वह उस रात कुछ परेशान था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मैंने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, यह मामला और पेचीदा होता जा रहा है। हमें मिस वायलेट से मिलना होगा और उस रेलवे ट्रैक की जगह भी देखनी होगी जहां वेस्ट का शव मिला। शाम ढलते ढलते हम वुलविच स्टेशन के पास उस जगह पहुंच गए जहां वेस्ट का शव मिला था। कोहरा अब हल्का था, लेकिन हवा में ठंडक और रहस्य अभी भी बरकरार था। रेलवे ट्रैक के किनारे की घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर से आने वाली ट्रेन की सीटी की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैंने उस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। मेरी नजर हर छोटे विवरण पर थी। वॉटसन, यहां कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा। मेरी उंगलियां घास पर हल्के से फिरीं। पुलिस कहती है कि वेस्ट ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। लेकिन देखो, यहां कोई खून नहीं है। अगर ट्रेन से टक्कर हुई होती तो खून के छींटे जरूर होते।
वॉटसन ने हैरानी से मेरी ओर देखा। तो तुम्हें लगता है कि यह आत्महत्या नहीं थी, होम्स? नहीं, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज में एक ठंडी निश्चितता थी। यह हत्या थी, और मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक उन चोरी हुए दस्तावेजों से है। मैंने जेब से उस कागज को निकाला जो माइक्रॉफ्ट ने मुझे दिया था। उन संख्याओं और अक्षरों में कोई गहरा रहस्य छिपा था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मुझे इस कोड को तोड़ना होगा। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी नजर उस कागज पर टिकी थी। हमें मिस वायलेट वेस्टबरी से मिलने जाना होगा। शायद वह हमें कुछ ऐसा बता सके जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करे। उस ठंडी नवंबर की शाम मैं, शेरलॉक होम्स और मेरा दोस्त जॉन वॉटसन वुलविच की संकरी कोहरे से भरी गलियों से गुजर रहे थे। उस ठंडी नवंबर की शाम मैं, शेरलॉक होम्स और मेरा दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन वुलविच की संकरी कोहरे से भरी गलियों से गुजर रहे थे। हमारी मंजिल थी मिस वायलेट वेस्टबरी का घर, जो आर्थर कैडोगन वेस्ट की मंगेतर थी। कोहरा अब कुछ छट चुका था, लेकिन हवा में एक नमी थी जो हमारे कोटों पर हल्की बूंदों की तरह जम रही थी। गलियों में गैस लैंप की पीली रोशनी रास्ता दिखा रही थी, और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था जिसकी आवाज कोहरे में गूंजकर और रहस्यमयी लग रही थी। मेरे दिमाग में वुलविच स्टेशन की वह जगह बार बार घूम रही थी। वहां का सन्नाटा, वह घास और वह अनुपस्थित खून, यह सब किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। वॉटसन, जो मेरे बगल में चुपचाप चल रहा था, ने अचानक कहा, होम्स, तुम्हें क्या लगता है, मिस वायलेट हमें कुछ बता पाएगी? मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में एक चमक थी। मुझे यकीन है, वॉटसन, प्रेम में लोग एक दूसरे से बहुत कुछ साझा करते हैं, भले ही वे इसे छुपाने की कोशिश करें। अगर वेस्ट किसी मुसीबत में था, तो मिस वायलेट को जरूर कुछ पता होगा। हम मिस वायलेट के घर की ओर बढ़े, जहां एक छोटा, साफ सुथरा मकान कोहरे में हल्का सा दिख रहा था। खिड़की से एक मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी और पर्दों के पीछे एक छाया हिलती दिखी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह मामला अब सिर्फ दस्तावेजों की चोरी का नहीं था। यह एक हत्या की गुत्थी थी, और इसका हर सुराग हमें किसी अनजान खतरे की ओर ले जा रहा था। लंदन की संकरी कोहरे से लिपटी गलियों में उस नवंबर की शाम एक रहस्यमयी ठंडक थी। हवा में नमी की बूंदें तैर रही थीं, जो हमारे भारी ऊनी कोटों पर हल्की चमक छोड़ रही थीं। गैस लैंप की पीली रोशनी सड़कों पर धुंधले दायरे बना रही थी, और दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज कोहरे में गूंजकर और भी भयावह लग रही थी। मैं, शेरलॉक होम्स और मेरा वफादार दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन वुलविच की एक तंग गली में मिस वायलेट वेस्टबरी के घर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे दिमाग में वुलविच स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक की वह जगह बार बार उभर रही थी। वहां का सन्नाटा, ओस से भीगी घास और खून की अनुपस्थिति, यह सब किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। वॉटसन, जो मेरे बगल में चुपचाप चल रहा था, ने अचानक अपनी गहरी आवाज में कहा, होम्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या मिस वायलेट हमें कुछ बता पाएगी? उसकी भूरी आंखों में उत्सुकता और हल्का सा संदेह था। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वॉटसन, प्रेम में लोग अपने दिल की गहराइयां खोल देते हैं, भले ही वे इसे छुपाने की कोशिश करें। अगर आर्थर कैडोगन वेस्ट किसी मुसीबत में था, तो मिस वायलेट को जरूर कुछ पता होगा। मेरी आवाज में एक ठंडी निश्चितता थी, जो हर नई गुत्थी के सामने मेरे भीतर जाग उठती थी। हम एक छोटे, साफ सुथरे मकान के सामने रुके। यह मिस वायलेट वेस्टबरी का घर था। मकान की खिड़कियों से मध्यम सुनहरी रोशनी बाहर रिस रही थी, और पर्दों के पीछे एक छाया हल्के से हिलती दिखी। मैंने लकड़ी के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक युवती सामने खड़ी थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा थकान और दुख से भरा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह हाल ही में रो चुकी हो। उसके सुनहरे बाल हल्के से बिखरे थे, और उसकी नीली पोशाक पर हल्की सिलवटें थीं, मानो उसने कई घंटों से खुद पर ध्यान नहीं दिया हो। मिस वायलेट वेस्टबरी? मैंने शांत स्वर में पूछा, अपनी टोपी को हल्के से छूकर अभिवादन किया। जी, मैं ही हूं, उसने धीमे कांपते स्वर में जवाब दिया। आप आप मिस्टर शेरलॉक होम्स हैं, है ना? कर्नल वॉल्टर ने बताया था कि आप शायद आएंगे। उसकी आंखों में एक हल्की उम्मीद थी, लेकिन डर उस पर हावी था। हाँ, और यह मेरे दोस्त जॉन वॉटसन हैं, मैंने वॉटसन की ओर इशारा करते हुए कहा।
क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वायलेट ने हल्का सा सिर हिलाया और हमें अपने ड्राइंग रूम में ले गई। कमरा सादा लेकिन स्वादिष्ट ढंग से सजा था। दीवारों पर हल्के नीले रंग का वॉलपेपर था और एक छोटी सी मेज पर ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता रखा था, जिसकी हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। चिमनी में जलती आग की गर्माहट कमरे को एक आरामदायक एहसास दे रही थी, लेकिन दीवार पर टंगी आर्थर कैडोगन वेस्ट की तस्वीर उस माहौल में एक उदास साए की तरह थी। तस्वीर में आर्थर की मुस्कान बेपरवाह और आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक दुखद याद बनकर रह गई थी। मिस वायलेट, मैंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में शुरू किया, हमें आर्थर की मृत्यु का बहुत अफसोस है, लेकिन हम यहाँ सच तक पहुंचने के लिए आए हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। वायलेट ने अपनी आंखें नीची कीं और अपनी कलाई पर बंधे रूमाल को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। मैं समझती हूं, मिस्टर होम्स, उसने कहा। उसकी आवाज में एक टूटन थी। पूछिए, जो भी पूछना है। आर्थर उस रात आपसे मिलने आया था, है ना? मैंने पूछा, उसकी आंखों में देखते हुए। क्या वह किसी परेशानी में था? क्या उसने कुछ ऐसा कहा जो असामान्य था? वायलेट ने एक गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर हिम्मत जुटा रही हो। हाँ, वह मुझसे मिलने आया था, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन वह उस रात बहुत अजीब था। उसने कहा कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जो उसे नहीं जानना चाहिए था। वह बार बार कह रहा था कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसकी आवाज में डर और दुख का मिश्रण था और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। क्या उसने कोई नाम लिया? वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए। कोई व्यक्ति, कोई जगह? वायलेट ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, उसने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि वह अगले दिन मुझसे फिर मिलेगा और सब कुछ बताएगा। लेकिन उसकी आवाज टूट गई और वह रुक गई। वह कभी नहीं आया। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वायलेट की आवाज में सच्चाई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही थी। शायद डर की वजह से या शायद किसी और कारण से। मिस वायलेट, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपको कुछ और याद आता है, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, हमें जरूर बताएं। हमें शक है कि आर्थर की मृत्यु कोई आत्महत्या नहीं थी। यह एक हत्या हो सकती है। वायलेट ने चौंक कर मेरी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और डर से चमक उठीं। हत्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन पुलिस ने तो कहा कि पुलिस गलत हो सकती है, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। और मुझे यकीन है कि आप भी चाहती हैं कि आर्थर को इंसाफ मिले। वायलेट की आंखों में आंसू छलक आए। मिस्टर होम्स, मैं कसम खाती हूं, मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसकी आवाज में एक हल्की हताशा थी, जैसे वह चाहती थी कि हम उस पर भरोसा करें। हमने वायलेट को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गए। बाहर सड़क पर कोहरा फिर से गाढ़ा होने लगा था और हवा में एक कड़वी ठंडक थी। वॉटसन ने अपनी कॉलर ऊपर की ओर मुझसे पूछा, होम्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच कह रही थी? वह आधा सच कह रही थी, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर सड़क के अंत में खो गई। वायलेट कुछ छुपा रही है, शायद इसलिए कि वह डर रही है। हमें और गहराई में जाना होगा। अगली सुबह हम फिर से वुलविच शस्त्रागार की ओर रवाना हुए। कोहरा अब कुछ हल्का था, लेकिन आसमान पर भारी स्लेटी बादल छाए थे, जो सूरज की रोशनी को दबा रहे थे। शस्त्रागार के बाहर सैनिकों की भारी बूटों की आवाज और दूर से आने वाली मशीनों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। हमारा मकसद था सिडनी जॉनसन से मिलना, जो तिजोरी के ताले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों में से एक था। जॉनसन हमें अपने छोटे सादे कार्यालय में मिला। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके बाल भूरे हो चुके थे और चेहरा सख्त और भावहीन था। उसकी आंखें संकरी थीं और उसका व्यवहार ठंडा और सतर्क था। मिस्टर होम्स, उसने कहा, उसकी आवाज में एक रूखापन था। मैंने सुना है कि आप ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं की चोरी की जांच कर रहे हैं। मैं साफ बता दूं, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मिस्टर जॉनसन, मैंने शांत स्वर में कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। उस रात जब दस्तावेज चोरी हुए, आप कहां थे? जॉनसन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैं अपने घर पर था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ थे। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। उसकी आवाज में एक बनावटी आत्मविश्वास था जो मुझे खटक रहा था।
और आर्थर कैडोगन वेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने पूछा, मेरी नज़र उसके चेहरे के हर भाव पर थी। वेस्ट एक अच्छा लड़का था, जॉनसन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की कड़वाहट थी। लेकिन वह कभी-कभी ज़्यादा उत्सुक हो जाता था। उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि वेस्ट ने कुछ ऐसा देखा या जाना जो उसे नहीं जानना चाहिए था? मैंने पूछा, मेरी आवाज़ में एक तीखी उत्सुकता थी। जॉनसन ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता मिस्टर होम्स, लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो शायद यही उसकी मौत का कारण बना। उसकी बातों में एक अजीब सी चेतावनी थी, जो मेरे मन में शक को और गहरा रही थी। हमने जॉनसन से और कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने हर बार सावधानी से जवाब दिया, जैसे वह हर शब्द को तौल रहा हो। जब हम वहां से निकले, तो मेरे दिमाग में जॉनसन की बातें घूम रही थीं। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी आवाज में एक ठंडी निश्चितता थी। जॉनसन कुछ छुपा रहा है। उसकी बातों में सच्चाई कम और सावधानी ज्यादा थी। हमें उस पर नजर रखनी होगी। वापस बेकर स्ट्रीट पहुंचकर मैंने उस कागज को फिर से निकाला जो माइक्रॉफ्ट ने मुझे दिया था। उस पर लिखी संख्याएं और अक्षर अब भी एक अनसुलझी पहेली थे। मैंने मेज पर कागज बिछाया, अपनी पाइप जलाई और सोच में डूब गया। कमरे में चिमनी की आग की गर्माहट थी और बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें हल्के से टकरा रही थीं। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी नजर उस कागज पर टिकी थी। यह कोर्ट हमें जवाब दे सकता है, लेकिन हमें इसे तोड़ना होगा। वॉटसन ने कागज को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। होम्स, यह तो बस बेतरतीब अक्षर और संख्याएं लगती हैं। इसका कोई मतलब कैसे निकाल सकते हैं? मैंने हल्के से मुस्कुराया। हर कोड का एक पैटर्न होता है, वॉटसन। हमें बस उस पैटर्न को ढूंढना है। मैंने कई घंटे उस कोड पर काम किया, अलग अलग तरीके आजमाए। सिफर, प्रतिस्थापन कोड, गणितीय अनुक्रम। देर रात जब दीवार घड़ी ने 12 बजा दिए, मुझे एक सुराग मिला। कोट में कुछ अक्षर बार बार आ रहे थे और वे एक नाम की तरह लग रहे थे। वॉटसन, मैंने उत्साह से कहा, मेरी उंगलियां कागज पर नाच रही थीं। मुझे लगता है कि यह कोड किसी मुलाकात का समय और जगह बता रहा है। देखो, यहाँ एल्डगेट शब्द साफ दिख रहा है और ये संख्याएं, शायद ये समय है। वॉटसन ने हैरानी से मेरी ओर देखा। एल्डगेट? लंदन का वह स्टेशन? हाँ, मैंने कहा, मेरी आंखों में एक चमक थी। और मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। अगर यह कोड सही है, तो शायद हमें वहां कोई और सुराग मिले। अगली सुबह हम एल्डरगेट स्टेशन के लिए निकल पड़े। कोहरा अब लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन लंदन की गलियां अभी भी रहस्यमयी लग रही थीं। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने उस जगह का मुआयना शुरू किया। कोड में लिखा समय रात के 9 बजे का था और अभी सुबह थी। फिर भी मुझे यकीन था कि यहां कुछ न कुछ मिलेगा। हमने स्टेशन के आसपास की गलियों में कुछ समय बिताया। अचानक मेरी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी, जो एक दीवार के पास जमीन पर पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर वही अक्षर और संख्याएं थीं जो पिछले कागज पर थीं, लेकिन इस बार एक छोटा सा नक्शा भी था। वॉटसन, यह कोई संयोग नहीं है, मैंने कहा। मेरी आवाज में उत्साह था। यह नक्शा हमें कहीं ले जाना चाहता है। नक्शे पर एक पुराने गोदाम की ओर इशारा था, जो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था। मैंने वॉटसन की ओर देखा। तैयार हो, वॉटसन? हमें उस गोदाम में जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अब उस साजिश के बहुत करीब हैं। हम उस गोदाम के सामने पहुंचे। यह एक पुरानी जर्जर इमारत थी, जिसके लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां समय की मार से टूट फूट चुके थे। बाहर से देखने में यह जगह पूरी तरह सुनसान लग रही थी, लेकिन मेरी प्रवृत्ति मुझे बता रही थी कि इसके अंदर कुछ छिपा है। मैंने दरवाजे पर हल्के से धक्का दिया। वह बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे किसी ने उसे पहले से ही खोलकर रखा हो। सावधान, वॉटसन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज में एक सतर्कता थी। हम अंदर जा रहे हैं। गोदाम का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और नम था। हवा में पुरानी लकड़ी, धूल और सड़न की गंध थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। गोदाम में पुराने बक्से, टूटा हुआ फर्नीचर और कुछ रस्सियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन मेरी नजर एक कोने में रखे एक छोटे से डेस्क पर पड़ी, जिस पर कुछ कागजात और एक बुझी हुई लालटेन थी। मैं और वॉटसन उस डेस्क की ओर बढ़े। कागजों पर नजर पड़ते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं के कुछ पन्ने थे, वही पन्ने जो वुलविच शस्त्रागार से चोरी हुए थे। लेकिन यहां सिर्फ 3 पन्ने थे, जबकि माइक्रॉफ्ट ने कहा था कि 7 पन्ने गायब हैं। होम्स, ये तो वही दस्तावेज हैं।
वॉटसन ने उत्साह और आश्चर्य के मिश्रित स्वर में कहा। उसकी उंगलियां कागजों पर हल्के से फिरीं। लेकिन बाकी पन्ने कहाँ हैं? यही सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है, वॉटसन, मैंने कहा। मेरी नजर उन कागजों पर टिकी थी। लेकिन यहां इन पन्नों का होना साबित करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। मैंने कागजों को ध्यान से देखा। उन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उन्हें मोड़ा हो। मेरे दिमाग में एक नया सवाल उभरा। बाकी पन्ने कहाँ हैं और इन्हें यहां छोड़ने वाला कौन था? मैंने कागजों को सावधानी से अपनी जेब में रखा और वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन पहले इस जगह का और बारीकी से मुआयना करना जरूरी है। मेरी टॉर्च की रोशनी गोदाम के हर कोने में घूम रही थी और मेरी नजर हर छोटे विवरण पर थी। अचानक मेरी नजर डेस्क के पास की जमीन पर पड़ी, जहां धूल में कुछ हल्के से जूतों के निशान दिख रहे थे। वे ताजा थे, जैसे कोई कुछ ही घंटों पहले यहां आया हो। वॉटसन, देखो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी उंगलियां उन निशानों की ओर इशारा कर रही थीं। ये निशान हमें उस शख्स तक ले जा सकते हैं जिसने ये पन्ने यहां छोड़े। वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर को और कसकर पकड़ा। होम्स, मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। अगर कोई यहां आया था, तो शायद वह अभी भी आसपास हो। मैंने सिर हिलाया। मेरी नजर गोदाम के अंधेरे कोनों में थी। तुम सही कह रहे हो, वॉटसन, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। हम अब इस साजिश के बहुत करीब हैं। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या ये पन्ने यहां जानबूझकर छोड़े गए थे? क्या यह कोई जाल था? और सबसे बड़ा सवाल, आर्थर कैडोगन वेस्ट की हत्या किसने की और क्यों? हमने गोदाम का और मुआयना किया, लेकिन और कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बाहर निकलते वक्त मैंने दरवाजे को फिर से देखा। उस पर कोई ताला नहीं था और यह मुझे और शक में डाल रहा था। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी। हमें अब सिडनी जॉनसन और कर्नल वॉल्टर पर और गहराई से नजर रखनी होगी और उस कोड को पूरी तरह तोड़ना होगा। मुझे यकीन है कि बाकी पन्ने हमें उस शख्स तक ले जाएंगे जो इस साजिश का मास्टरमाइंड है। वापस बेकर स्ट्रीट पहुंचकर मैंने फिर से उस कोड पर काम शुरू किया। चिमनी की आग अब भी जल रही थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर हल्के से टकरा रही थीं। मैंने मेज पर कागज बिछाया और अपनी सारी एकाग्रता उस पर केंद्रित कर दी। वॉटसन मेरे पास बैठा था। उसकी नजर मुझ पर थी। होम्स, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की चिंता थी। तुम्हें लगता है कि हम इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे? मैंने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, हर पहेली का एक जवाब होता है। हमें बस उसे ढूंढना है और मुझे यकीन है कि हम बहुत करीब हैं। रात गहराने लगी थी और मैं उस कोड को तोड़ने में जुटा रहा। हर अक्षर, हर संख्या और हर निशान मेरे लिए एक नई कहानी कह रहा था। यह मामला अब सिर्फ दस्तावेजों की चोरी का नहीं था। यह एक हत्या, एक साजिश और शायद एक देश की सुरक्षा का सवाल था। और मैं, शेरलॉक होम्स, इसे सुलझाने के लिए तैयार था, चाहे रास्ते में कितने ही खतरे क्यों न आएं। लंदन की उस ठंडी नवंबर की रात में कोहरा शहर की गलियों को अपने ठंडे, नम आलिंगन में जकड़े हुए था। हवा में समुद्र की नमकीन गंध और कोयले के धुएं का हल्का सा स्वाद था। गैस लैंप की मध्यम रोशनी सड़कों पर धुंधले पीले गोले बना रही थी, जो कोहरे के बीच मुश्किल से दिख रहे थे। मैं, शेरलॉक होम्स, और मेरा वफादार साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन व्हाइट चैपल के एक सुनसान उजाड़ इलाके की ओर बढ़ रहे थे। हमारे कदमों की आहट पत्थर की सड़कों पर गूंज रही थी और मेरे दिमाग में सिडनी जॉनसन की वह रहस्यमयी बात बार बार उभर रही थी। एक पुराना थिएटर जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। वॉटसन, जो मेरे बगल में अपनी कॉलर ऊपर की चल रहा था, ने धीमे स्वर में कहा, होम्स, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह जा रहे हैं? यह इलाका तो पूरी तरह वीरान लगता है। उसकी आवाज में एक हल्की बेचैनी थी और उसकी भूरी आंखें चारों ओर सतर्कता से घूम रही थीं। वॉटसन, मैंने जवाब दिया, मेरी नजर उस अंधेरी गली के अंत पर टिकी थी। खतरनाक लोग हमेशा ऐसी जगहें चुनते हैं जो दुनिया की नजरों से छिपी हों। यह थिएटर कोई साधारण जगह नहीं है। यह एक रहस्य का ठिकाना है। मेरी आवाज में एक ठंडी निश्चितता थी जो हर नई गुत्थी के सामने मेरे भीतर जाग उठती थी। हम उस पुराने थिएटर के सामने रुके। इमारत जर्जर और भूतियां लग रही थी, मानो समय ने इसे अपनी क्रूर उंगलियों से कुचल दिया हो। इसके लकड़ी के दरवाजों पर जंग खाए ताले लटक रहे थे और खिड़कियां धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थीं।
हवा में एक सड़न की गंध थी और दूर से किसी उल्लू की आवाज हवा में तैर रही थी, जो उस सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। होम्स, वॉटसन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्का सा कांपना था। यह जगह तो किसी भूतिया कहानी से निकली लगती है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यहां कोई आता होगा? मैंने उसकी ओर देखा। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वॉटसन, सबसे गहरे रहस्य सबसे अंधेरी जगहों में छिपे होते हैं। चलो, हमें अंदर जाना होगा। मैंने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और चारों ओर नजर दौड़ाई। सामने का दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने एक बगल की गली में एक टूटा हुआ पीछे का दरवाजा ढूंढ लिया। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल गोदाम से भी ज्यादा उदास और भारी था। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध थी, और फर्श पर बिखरे मलबे से हर कदम पर हल्की चरमराहट हो रही थी। पुराना मंच धूल की मोटी परत से ढका था, और दर्शक दीर्घा की कुर्सियां टूटी फूटी इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, और मेरी नजर मंच के पीछे एक छोटे से कमरे पर पड़ी। वहां एक जर्जर मेज थी, जिस पर कुछ कागजात और एक पुराना मटमैला नक्शा रखा था। मैं और वॉटसन उस मेज की ओर बढ़े। मैंने नक्शे को उठाया और उसकी सतह पर उंगलियां फिराईं। यह लंदन के बंदरगाह का नक्शा था, और उस पर एक जगह को लाल स्याही से निशानित किया गया था। वॉटसन, देखो, मैंने उत्साह से कहा। मेरी नजर उस निशान पर टिकी थी। यह बंदरगाह का एक हिस्सा है। मुझे यकीन है कि यहां कोई सौदा होने वाला है। शायद ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं के बाकी पन्ने यहां सौंपे जाएंगे। मैंने मेज पर बिखरे कागजात को देखा। उनमें से एक पर कुछ तारीखें और समय लिखे थे। एक तारीख अगले दिन की थी, और समय रात के 12 बजे का। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी आवाज में एक ठंडी तीव्रता थी, यह हमारा मौका है। हमें यहां कोई मिलने वाला है। वॉटसन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और उत्साह का मिश्रण था। होम्स, क्या हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए? अगर यह कोई बड़ा सौदा है, तो शायद वह शख्स अकेला नहीं होगा। नहीं, वॉटसन, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। मेरी नजर अभी भी नक्शे पर थी। पुलिस की हलचल से वह शख्स सतर्क हो जाएगा, और हम उसे फिर से खो देंगे। हमें यह काम खुद करना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम नहीं जानते कि हमारा सामना किससे होने वाला है। वापस बेकर स्ट्रीट लौटकर मैंने अपने भाई माइक्रॉफ्ट को सारी बात बताई। हमारी बैठक 221 बी के गर्म, आरामदायक कमरे में हुई, जहां चिमनी की आग की गर्माहट और मेरे पाइप के धुएं की मिट्टी जैसी गंध हवा में तैर रही थी। माइक्रॉफ्ट अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसका चेहरा गंभीर और उसकी उंगलियां आपस में भिंची हुई थीं। शेरलॉक, उसने कहा। उसकी आवाज में एक असामान्य चेतावनी थी। अगर ये ह्यूगो ओबेरस्टीन है, तो तुम बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हो। वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। मैं जानता हूं, माइक्रॉफ्ट, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर उसकी आंखों पर टिकी थी। लेकिन अगर हम उसे अब नहीं पकड़ पाए, तो वह उन पन्नों को दुश्मन देशों तक पहुंचा देगा। हमें कोई जोखिम नहीं उठाना है। माइक्रॉफ्ट ने सिर हिलाया और अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को बंदरगाह के आसपास निगरानी के लिए भेजने का वादा किया। लेकिन मैंने उसे साफ कहा, माइक्रॉफ्ट, मैं और वॉटसन अकेले ही ह्यूगो से निपटेंगे। तुम्हारे लोग बस दूर से नजर रखें। उस रात मैंने और वॉटसन ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। मैंने बंदरगाह के नक्शे का बार बार अध्ययन किया, हर गली, हर कोने को अपने दिमाग में बिठा लिया। मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि मेरी रिवॉल्वर पूरी तरह तैयार हो, और वॉटसन ने भी अपनी जेब में अपनी पिस्तौल रख ली। होम्स, वॉटसन ने कहा, उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। यह सब बहुत जोखिम भरा लग रहा है। मैंने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, जोखिम के बिना कोई बड़ी जीत नहीं मिलती। बस मेरे साथ रहो और सब ठीक होगा। अगली रात हम लंदन के बंदरगाह की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा गहरा था, और ठंडी हवा में समुद्र की नमकीन गंध थी। आसमान पर बादल छाए थे, और चांद की हल्की रोशनी कभी-कभी बादलों के बीच से झांक रही थी। बंदरगाह पर लकड़ी की गोदियों की चरमराहट और पानी की हल्की छपछपाहट हवा में गूंज रही थी। हमने नक्शे में निशानित जगह ढूंढ ली, एक पुरानी गोदी, जहां कुछ छोटी नावें लंगर डाले रुकी थीं। हमने एक बड़े लकड़ी के क्रेट के पीछे छिपने की जगह बनाई और इंतजार शुरू किया। होम्स, वॉटसन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें हल्की हल्की भाप बनकर हवा में उड़ रही थीं। मुझे लगता है कि यहां कुछ होने वाला है। हाँ,
वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर गोदी के किनारे पर टिकी थी। बस धैर्य रखो, ह्यूगो आएगा, और जब वह आएगा, हम तैयार होंगे। मेरे शब्द अभी हवा में गूंजे ही थे कि दूर से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। मैंने वॉटसन को इशारा किया कि वह चुप रहे। अंधेरे में दो छायाएं उभरीं। एक लंबा, दुबला पतला शख्स था, जिसके कंधों पर एक भारी काला कोट लटक रहा था। दूसरा छोटे कद का था और उसके हाथ में एक चमड़े का छोटा बैग था। वे गोदी के किनारे रुके, जहां एक छोटी नाव हल्के से हिल रही थी। कागजात? छोटे कद वाले शख्स ने पूछा। उसकी आवाज में एक विदेशी लहजा था, शायद जर्मन। यहां है, लंबे शख्स ने जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी और आत्मविश्वास से भरी थी। लेकिन पहले पैसे? मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी। यह साफ था कि लंबा शख्स ह्यूगो ओबेरस्टीन था। उसकी चालाकी और सावधानी की कहानियां मैंने सुनी थीं, और मुझे यकीन था कि वह कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें अभी कार्रवाई करनी थी। वॉटसन, मैंने फुसफुसाया। मेरी उंगलियां अपनी रिवॉल्वर पर कस गईं। तैयार हो। जब मैं इशारा करूं, मेरे पीछे आना। मैंने धीरे से क्रेट के पीछे से बाहर कदम रखा और तेज स्वर में चिल्लाया, हाथ ऊपर, ओबेरस्टीन, तुम पकड़े गए हो। ह्यूगो ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शेरलॉक होम्स, मुझे अंदाजा था कि आप यहां होंगे, लेकिन आप थोड़ा देर से आए। बकवास बंद करो, ओबेरस्टीन, मैंने कड़क स्वर में कहा। मेरी रिवॉल्वर उसकी ओर तनी थी। कागजात मुझे दे दो, और शायद तुम्हें जीवित छोड़ दूं। ह्यूगो ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक आत्मविश्वास था। आप बहुत आत्मविश्वास में हैं, होम्स, लेकिन क्या आपने सोचा कि मैं अकेले आऊंगा? उसके शब्दों के साथ ही अंधेरे से तीन और छायाएं उभरीं। वे हथियारबंद थे और उनकी बंदूकें हमारी ओर तनी थीं। वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन मैंने उसे इशारा किया कि वह रुके। होम्स, वॉटसन ने घबराते हुए फुसफुसाया, हम फंस गए हैं। शांत रहो, वॉटसन, मैंने कहा। मेरी नजर ह्यूगो पर टिकी थी। ओबेरस्टीन, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैंने भी अपनी तैयारी की है। मेरे शब्दों के साथ ही गोदी के दूसरी ओर से माइक्रॉफ्ट के लोग बाहर निकले। उनके पास भी हथियार थे, और उन्होंने ह्यूगो के आदमियों को घेर लिया। स्थिति अब बराबरी की थी, लेकिन हवा में तनाव तलवार की तरह लटक रहा था। ह्यूगो की मुस्कान फीकी पड़ गई। आप चालाक हैं, होम्स, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। लेकिन मेरे पास अभी भी कागजात हैं। अगर आपने मुझ पर गोली चलाई, तो वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे कागजात चाहिए, ओबेरस्टीन, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक अटल दृढ़ता थी। और मैं उन्हें ले लूंगा, चाहे जो हो। इससे पहले कि ह्यूगो कुछ और कह पाता, उसका जर्मन साथी, जो अब तक चुप था, अचानक भागने की कोशिश करने लगा। वह नाव की ओर दौड़ा, लेकिन वॉटसन ने तेजी से उसका पीछा किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बैग, जिसमें शायद कागजात थे, जमीन पर गिर गया। वॉटसन, बैग, मैंने चिल्लाया। वॉटसन ने बैग उठाया, लेकिन उसी पल ह्यूगो ने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली और मेरी ओर तान दी। मैंने तेजी से बगल में छलांग लगाई और गोली मेरे कंधे के पास से निकल गई, लकड़ी के क्रेट में धंस गई। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चला पाता, माइक्रॉफ्ट का एक आदमी ने उस पर गोली चला दी। ह्यूगो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ अभी भी पिस्तौल को कसकर पकड़े था। होम्स, तुम ठीक हो? वॉटसन ने हाँफते हुए पूछा। उसकी सांसें तेज थीं। हाँ, वॉटसन, मैंने कहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए। बैग खोलो, देखो कागजात हैं या नहीं। वॉटसन ने बैग खोला। उसमें 4 कागजात थे, ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं के बाकी पन्ने। मैंने राहत की सांस ली। हमने कर दिखाया, वॉटसन, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक हल्की विजय थी। ये वही पन्ने हैं। ह्यूगो के लोग अब माइक्रॉफ्ट के लोगों के कब्जे में थे। ह्यूगो जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। मैं उसके पास गया और कहा, ओबेरस्टीन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ह्यूगो ने कमजोर स्वर में कहा, आप जीत गए, होम्स, लेकिन यह साजिश, ये आपकी सोच से कहीं बड़ी है। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, उसकी आंखें बंद हो गईं। ह्यूगो ओबेरस्टीन मर चुका था। बंदरगाह की उस नाटकीय रात के बाद मैं और वॉटसन बेकर स्ट्रीट लौट आए। कमरे में चिमनी की आग फिर से जल रही थी और उसकी गर्माहट
मेरे थके हुए शरीर को सुकून दे रही थी। मैंने माइक्रॉफ्ट को सारे कागजात सौंप दिए और उसने हमें बताया कि सरकार इस मामले को पूरी तरह गुप्त रखेगी। सिडनी जॉनसन को अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन उसके परिवार की सुरक्षा का वादा पूरा किया गया था। मैं अपनी पाइप जलाकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठा। मेरी नज़र खिड़की के बाहर कोहरे से ढकी गलियों पर थी। वॉटसन, जो सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, ने कहा, होम्स, यह मामला खत्म हो गया। लेकिन ह्यूगो की आखिरी बात मुझे परेशान कर रही है। उसने कहा कि यह साजिश हमारी सोच से बड़ी है। हाँ, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज में एक गहरी सोच थी। ह्यूगो जैसे लोग अकेले काम नहीं करते। वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। शायद हमें अभी और सावधान रहना होगा। मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर लंदन की गलियां फिर से कोहरे में डूब रही थीं। मुझे पता था कि यह मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन लंदन का यह शहर रहस्यों और खतरों से भरा था। वॉटसन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम एक और साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो? वॉटसन ने हंसते हुए जवाब दिया, होम्स, तुम्हारे साथ मैं हमेशा तैयार हूं। कुछ दिन बाद माइक्रॉफ्ट ने हमें बताया कि ब्रूस पार्टिंगटन योजनाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सरकार ने इस मामले को दबा दिया है। लेकिन मेरे दिमाग में ह्यूगो की आखिरी बातें अभी भी गूंज रही थीं। यह साजिश खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी। और मैं, शेरलॉक होम्स, अगले रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। लंदन की सर्द कोहरे से लिपटी गलियों में नवंबर 1895 की वह रात एक अनजाने खतरे की चुप्पी लिए हुए थी। हवा में नमकीन ठंडक थी और गैस लैंप की मध्यम पीली रोशनी कोहरे के बीच धुंधले घेरे बना रही थी। मैं, शेरलॉक होम्स और मेरा वफादार दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन बेकर स्ट्रीट के अपने गर्म आरामदायक कमरे में बैठे थे। चिमनी की आग की सुनहरी चमक कमरे को एक सुखद गर्माहट दे रही थी और मेरे पाइप से उठता धुआं हवा में लहराते हुए छत की ओर जा रहा था। बाहर लंदन की गलियां कोहरे के आलिंगन में डूबी थीं, मानो शहर कोई रहस्यमयी सपना देख रहा हो। वॉटसन सामने वाली कुर्सी पर बैठा एक अखबार पढ़ रहा था। उसकी भूरी आंखें पन्नों पर टिकी थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार मेरी ओर जा रहा था। होम्स, उसने अखबार नीचे रखते हुए कहा, उसकी आवाज में हल्की चिंता थी, तुम अभी भी उस रात की बात सोच रहे हो, है ना? ह्यूगो ओबेरस्टीन की आखिरी बातें, वे तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैंने अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया और धुआं मेरे चेहरे के सामने एक पर्दे की तरह तैर गया। वॉटसन, मैंने शांत स्वर में कहा, ह्यूगो जैसे लोग खाली धमकियां नहीं देते। वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, किसी ऐसी साजिश का जो ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं से कहीं आगे जाती है। मेरी नजर खिड़की की ओर गई, जहां कोहरा शीशों पर नमी की बूंदों में बदल रहा था। मुझे लगता है हमने अभी सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा सुलझाया है। असली पहेली अभी बाकी है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट गूंजी। मिसेस हडसन की चप्पलों की हल्की आहट सीढ़ियों पर सुनाई दी और फिर दरवाजा खुला। एक युवक अंदर दाखिल हुआ। वह करीब 30 साल का था, अच्छे लेकिन सादे कपड़ों में। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा था और उसकी उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझ रही थीं। मिस्टर शेरलॉक होम्स, उसने कांपती आवाज में पूछा। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम जेम्स मैककार्थी है और और मैं एक बहुत बड़े खतरे में हूं। मैंने उसे चिमनी के पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। शांत हो जाइए, मिस्टर मैककार्थी, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक ठंडी सतर्कता थी। बैठिए और हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। जेम्स ने एक गहरी सांस ली, मानो अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। मैं वुलविच शस्त्रागार में एक जूनियर इंजीनियर हूं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में हल्का कांपना था। कुछ हफ्ते पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक रात मैं देर तक ऑफिस में रुका था। मैं कुछ कागजात व्यवस्थित कर रहा था जब मैंने तिजोरी के पास एक शख्स को देखा। वह न तो सिडनी जॉनसन था, न ही कर्नल वॉल्टर। वह कोई बाहरी शख्स था और उसके हाथ में कुछ कागजात थे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकी थी। आपने उसे रोका? मैंने पूछा। जेम्स ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। नहीं मिस्टर होम्स, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगले दिन जब मैंने कर्नल वॉल्टर को यह बात बताने की सोची, मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला।
उसमें लिखा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचेगा। वॉटसन ने हैरानी से सांस भरी। आपने उस शख्स का चेहरा देखा था? उसने पूछा, अपनी नोटबुक खोलते हुए। हाँ, जेम्स ने जवाब दिया। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। वह लंबा था, दाढ़ी वाला। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं जैसे वह किसी को भी बिना झिझक मार सकता हो। लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। मैंने जेम्स की बातें ध्यान से सुनी। उसकी कहानी में कुछ ऐसा था जो ह्यूगो ओबेरस्टीन की साजिश से जुड़ा लग रहा था। मिस्टर मैककार्थी, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। क्या आपके पास वह पत्र है? जेम्स ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुझे थमाया। मैंने उसे खोला। उस पर साफ टाइप की हुई लिखावट थी, चुप रहो वरना तुम्हारा परिवार भुगतेगा। लेकिन कागज के नीचे एक छोटा सा प्रतीक था, एक सांप जिसके चारों ओर एक वृत्त बना था। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी नजर उस प्रतीक पर टिकी थी। यह प्रतीक मुझे परिचित लगता है। मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वॉटसन ने कागज को ध्यान से देखा। होम्स, यह क्या हो सकता है? कोई गुप्त संगठन? संभव है, मैंने जवाब दिया। मेरे दिमाग में पुराने मामले उभर रहे थे। मिस्टर मैककार्थी, आपने सही किया जो यहां आए, लेकिन अब आपको और सावधान रहना होगा। मैं इस मामले की जांच करूंगा। आप अपने घर जाइए और किसी से इस बारे में बात न करें। जेम्स ने सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। धन्यवाद मिस्टर होम्स, उसने कहा और धीमे कदमों से बाहर निकल गया। मैंने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सांप का प्रतीक, मुझे याद है, मैंने इसे एक पुराने मामले में देखा था। यह सर्पेंट्स सर्कल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से जुड़ा है। उसी शाम मैंने अपनी पुरानी फाइलें निकालीं और उस सांप के प्रतीक के बारे में जानकारी ढूंढने में जुट गया। कमरे में चिमनी की आग की गर्माहट थी और बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें हल्के से टकरा रही थीं। कई घंटों की मेहनत के बाद मुझे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें सरपेंट्स सर्कल का जिक्र था। यह एक गुप्त संगठन था जो यूरोप भर में जासूसी, साजिशों और गुप्त सौदों के लिए कुख्यात था। उनके नेता का नाम अज्ञात था, लेकिन उनकी गतिविधियां ब्रिटेन, जर्मनी और रूस तक फैली थीं। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी नज़र उस दस्तावेज पर टिकी थी। ह्यूगो ओबेरस्टीन इस सर्कल का हिस्सा था और मुझे लगता है जेम्स ने जिस शख्स को देखा वह भी इस संगठन का सदस्य है। लेकिन होम्स, वॉटसन ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक प्रतीक और जेम्स की कहानी है। हमारे पास एक शुरुआत है, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी आंखों में एक चमक थी। सरपेंट्स सर्कल के लोग गुप्त जगहों पर मिलते हैं। हमें लंदन की उन गलियों में जाना होगा जहां अपराध और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। मैंने तुरंत अपने भाई माइक्रॉफ्ट को एक संदेश भेजा जिसमें सरपेंट्स सर्कल के बारे में बताया और कुछ गुप्त जानकारी मांगी। माइक्रॉफ्ट ने जवाब दिया कि वह अगली सुबह बेकर स्ट्रीट आएगा। अगली सुबह माइक्रॉफ्ट 221 बी के हमारे कमरे में था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत लेकिन गंभीर था और उसकी उंगलियां आपस में भिंची हुई थीं। शेरलॉक, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी। सरपेंट्स सर्कल कोई साधारण संगठन नहीं है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सरकार को उनके बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन हम कभी उन्हें पूरी तरह पकड़ नहीं पाए। मुझे उनकी मुलाकात की जगह चाहिए, माइक्रॉफ्ट, मैंने कहा। मेरी नजर उसकी आंखों पर टिकी थी। क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? माइक्रॉफ्ट ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मुझे थमाया। यह एक पुरानी जानकारी है, उसने कहा, लेकिन शायद काम आए। सरपेंट सर्कल के लोग कभी कभी सोहो के एक पुराने क्लब में मिलते हैं। वह क्लब बाहर से बंद लगता है, लेकिन अंदर गुप्त मुलाकातें होती हैं। मैंने कागज लिया। उस पर एक पता लिखा था, द सरपेंट्स डेन, सोहो। धन्यवाद माइक्रॉफ्ट, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक दृढ़ता थी। लेकिन अगर यह साजिश इतनी बड़ी है तो हमें और सावधान रहना होगा। शेरलॉक, माइक्रॉफ्ट ने चेतावनी दी, यह तुम्हारा अब तक का सबसे खतरनाक मामला हो सकता है। सरपेंट्स सर्कल के लोग बिना दया के मारते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराया। माइक्रॉफ्ट, खतरा मेरे लिए कोई नई बात नहीं। उसी दिन दोपहर मैं और वॉटसन सोहो की तंग भीड़भाड़ वाली गलियों में थे। हवा में तंबाकू, सस्ती शराब और गली के खाने की गंध थी। गलियों में लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और दूर से किसी सड़क कलाकार का वायलिन बजाने की मधुर धुन हवा में तैर रही थी। सरपेंट्स डेन एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसके बाहर एक लटकता हुआ साइन बोर्ड था
जिस पर धूल जमी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने देखा कि ताले पर हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे उसे हाल ही में खोला गया हो। होम्स, वॉटसन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी नजर चारों ओर थी। यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्या हम अंदर जाएं? हाँ, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी उंगलियां अपनी जेब में रखे औजारों पर थीं। लेकिन अपनी रिवॉल्वर तैयार रखो। मैंने ताले को ध्यान से देखा। यह एक साधारण ताला था, और मेरे छोटे औजारों की मदद से मैंने उसे चंद सेकंड में खोल दिया। हम अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर लटक रहे थे, और एक लंबा अंधेरा गलियारा हमें एक बड़े हॉल की ओर ले गया। हॉल में एक मेज थी, जिसके चारों ओर कुछ कुर्सियां बेतरतीब ढंग से रखी थीं। मेज पर कुछ कागजात और एक नक्शा था। मैंने नक्शे को उठाया। यह लंदन के एक सुनसान इलाके का नक्शा था, और उस पर एक पुराने, बंद पड़े कारखाने को निशानित किया गया था। वॉटसन, मैंने कहा। मेरी आवाज में उत्साह था। यह उनकी अगली मुलाकात की जगह हो सकती है। हमें वहां जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम और कुछ कर पाते, गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने वॉटसन को इशारा किया, और हम जल्दी से हॉल के एक कोने में छिप गए। दो लोग हॉल में दाखिल हुए। एक लंबा दाढ़ी वाला शख्स था, वही जिसका जिक्र जेम्स ने किया था। दूसरा छोटे कद का था, जिसकी आंखें चील की तरह तेज थीं। ह्यूगो की मौत ने हमारे प्लान को बिगाड़ दिया, दाढ़ी वाले शख्स ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। लेकिन मालिक कहता है कि हमें रुकना नहीं है। अगला कदम कारखाने में होगा। और होम्स, छोटे शख्स ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी। वह अब तक बहुत करीब आ चुका है। दाढ़ी वाला हंसा। उसकी हंसी हवा में एक ठंडी चेतावनी की तरह गूंजी। होम्स को हम कारखाने में ही खत्म करेंगे। वह उसका आखिरी पड़ाव होगा। मैंने वॉटसन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह तैयार था। मैंने धीरे से अपनी रिवॉल्वर निकाली और सोचने लगा कि अब क्या करना है। हम चुपके से हॉल से बाहर निकले और सरपेंट्स डेन से बाहर आ गए। बाहर की ठंडी हवा ने हमें थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मेरा दिमाग उस कारखाने की योजना बना रहा था। होम्स, वॉटसन ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। वे तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर सड़क के अंत में खो गई थी। पुलिस की मौजूदगी उन्हें भगा देगी। हमें यह काम खुद करना होगा। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं होंगे। मैं माइक्रॉफ्ट को बताऊंगा, और वह अपने लोगों को तैयार रखेगा। मैंने तुरंत माइक्रॉफ्ट को एक संदेश भेजा, जिसमें कारखाने की जगह और संभावित खतरे के बारे में बताया। फिर मैंने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हम सरपेंट सर्कल को अब नहीं रोक पाए, तो वे फिर से कोई बड़ी साजिश रचेंगे। वॉटसन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, होम्स, चाहे जो हो। उस ठंडी अंधेरी रात को मैं और वॉटसन लंदन के एक सुनसान इलाके में थे। हमारा गंतव्य था वह पुराना कारखाना, जिसका जिक्र सरपेंट्स डेन में सुनी बातचीत में हुआ था। हवा में सड़न और पुरानी मशीनों के तेल की गंध थी। कारखाने की इमारत जर्जर थी, जिसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ गई थीं। खिड़कियां टूटी हुई थीं, और उनके शीशों पर धूल की मोटी परत जमी थी। मैंने वॉटसन को इशारा किया, और हम चुपके से एक साइड के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला था, और उसकी चरमराहट ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। सावधान वॉटसन, मैंने फुसफुसाया। मेरी रिवॉल्वर मेरे हाथ में तैयार थी। हम अब उनके क्षेत्र में हैं। हम अंदर दाखिल हुए। कारखाने का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और ठंडा था। हवा में धूल और लोहे की गंध थी, और पुरानी मशीनों की छायाएं दीवारों पर भूतियां नाच रही थीं। मेरी टॉर्च की रोशनी ने एक बड़े हॉल को रोशन किया, जहां एक मेज पर कुछ कागजात और एक लालटेन रखी थी। मैंने कागजात को देखा। उनमें कुछ नाम और तारीखें थीं, और एक कागज पर वही सांप का प्रतीक था। वॉटसन, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक ठंडी तीव्रता थी। हम सही जगह पर हैं। लेकिन तभी गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने वॉटसन को इशारा किया, और हम एक पुरानी मशीन के पीछे छिप गए। दो लोग हॉल में दाखिल हुए, वही दाढ़ी वाला शख्स और उसका छोटे कद का साथी। होम्स यहां होगा, दाढ़ी वाले ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। और इस बार वह बच नहीं पाएगा। मैंने अपनी रिवॉल्वर को और कसकर पकड़ा। वॉटसन, मैंने फुसफुसाया, तैयार हो। अचानक मैंने मशीन के पीछे से बाहर कदम रखा और चिल्लाया, हाथ ऊपर।
तुम पकड़े गए हो? दाढ़ी वाला शख्स चौंका, लेकिन उसने तेजी से अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली। इससे पहले कि वह गोली चला पाता, माइक्रॉफ्ट के लोग, जो बाहर छिपे थे, हॉल में दाखिल हुए। एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र गोलीबारी हुई। दाढ़ी वाला शख्स और उसका साथी जमीन पर गिर पड़े और कागजात उनके हाथों से छिटक गए। होम्स, तुम ठीक हो? वॉटसन ने हाँफते हुए पूछा। उसकी रिवॉल्वर अभी भी तनी थी। हाँ, वॉटसन, मैंने कहा। मेरी सांसें तेज थीं। कागजात उठाओ। वॉटसन ने कागजात उठाए। उनमें सरपेंट्स सर्कल की योजनाओं का एक और हिस्सा था। न सिर्फ ब्रूस पार्टिंगटन योजनाएं, बल्कि अन्य गुप्त दस्तावेज भी, जो ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए खतरा थे। वापस बेकर स्ट्रीट लौटकर मैंने माइक्रॉफ्ट को सारे कागजात सौंपे। उसने हमें बताया कि सरपेंट्स सर्कल का यह हिस्सा टूट चुका है, लेकिन उनका मालिक अभी भी अज्ञात है। शेरलॉक, माइक्रॉफ्ट ने कहा, तुमने देश को बचा लिया, लेकिन यह साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अपनी पाइप जलाकर अपनी कुर्सी पर बैठा। बाहर लंदन की गलियां फिर से कोहरे में डूब रही थीं। वॉटसन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम एक और साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो? वॉटसन ने हंसते हुए जवाब दिया, होम्स, तुम्हारे साथ मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। सरपेंट सर्कल का मालिक कौन था? और उसकी अगली चाल क्या होगी? मैं, शेरलॉक होम्स, जानता था कि लंदन के कोहरे में अभी कई रहस्य छिपे थे, और मैं उन्हें सुलझाने के लिए तैयार था। लंदन की सर्द कोहरे से भरी रातें अपने साथ अनगिनत रहस्य लिए हुए थीं। नवंबर 1895 की उस ठंडी रात में बेकर स्ट्रीट का हमारा छोटा सा कमरा चिमनी की आग की गर्माहट से भरा था। आग की लपटें दीवारों पर नाच रही थीं, और मेरे पाइप से उठता धुआं हवा में लहराते हुए एक रहस्यमयी पर्दे की तरह छत की ओर जा रहा था। मैं, शेरलॉक होम्स, अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था। मेरे दिमाग में ह्यूगो ओबेरस्टीन के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, यह साजिश आपकी सोच से कहीं बड़ी है। सामने वाली कुर्सी पर मेरा वफादार दोस्त डॉ जॉन वॉटसन एक पुराना अखबार पलट रहा था, जिसमें ब्रूस पार्टिंगटन योजनाओं की चोरी का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने उस मामले को पूरी तरह दबा दिया था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। होम्स, वॉटसन ने अखबार नीचे रखते हुए कहा। उसकी भूरी आंखों में चिंता की हल्की चमक थी। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत खामोश हो। सरपेंट्स सर्कल की बात अभी भी तुम्हें परेशान कर रही है ना? मैंने अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया, और धुआं मेरे चेहरे के सामने एक धुंधला सा घूंघट बनाता हुआ ऊपर उठा। वॉटसन, मैंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, ह्यूगो ओबेरस्टीन कोई साधारण जासूस नहीं था। वह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं हैं। मुझे यकीन है हमने अभी सिर्फ सतह को छुआ है। असली तूफान अभी आना बाकी है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट गूंजी। मिसेज हडसन की चप्पलों की हल्की आहट सीढ़ियों पर सुनाई दी, और फिर दरवाजा खुला। एक युवक अंदर दाखिल हुआ, जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसके कपड़े सभ्य लेकिन सादे थे, और उसका चेहरा चिंता और डर से पीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे से उलझ रही थीं, और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। मिस्टर शेरलॉक होम्स, उसने कांपती आवाज में पूछा। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम जेम्स मैककार्थी है, और मैं एक भयानक मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने उसे चिमनी के पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए मिस्टर मैककार्थी, मैंने शांत स्वर में कहा। मेरी नजर उसके हर हाव भाव पर थी। शांत होकर हमें सब कुछ बताइए। जेम्स ने एक गहरी सांस ली, मानो अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैं वुलविच शस्त्रागार में एक जूनियर इंजीनियर हूं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में हल्का सा कांपना था। कुछ हफ्ते पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक रात मैं देर तक ऑफिस में रुका था, कुछ कागजात व्यवस्थित कर रहा था। तभी मैंने तिजोरी के पास एक शख्स को देखा। वह न तो सिडनी जॉनसन था, न ही कर्नल वॉल्टर। वह कोई बाहरी था, और उसके हाथ में कुछ कागजात थे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकी थी। आपने उसे रोका? मैंने पूछा। मेरी आवाज में एक ठंडी तीव्रता थी। जेम्स ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। नहीं मिस्टर होम्स, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगले दिन जब मैंने कर्नल वॉल्टर को बताने की सोची, मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया
तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचेगा। वॉटसन ने हैरानी से सांस भरी, अपनी नोटबुक खोलते हुए। आपने उस शख्स का चेहरा देखा था? उसने पूछा। उसकी कलम कागज पर तैयार थी। हाँ, जेम्स ने जवाब दिया। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। वह लंबा था, दाढ़ी वाला। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं जैसे वह किसी को भी बिना पलक झपकाए मार सकता हो। लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। मैंने जेम्स की बातें ध्यान से सुनी। उसकी कहानी में कुछ ऐसा था जो ह्यूगो ओबेरस्टीन की साजिश से जुड़ा लग रहा था। मिस्टर मैककार्थी, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। क्या आपके पास वह पत्र है? जेम्स ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुझे थमाया। मैंने उसे खोला। उस पर साफ टाइप की हुई लिखावट थी। चुप रहो, वरना तुम्हारा परिवार भुगतेगा। कागज के नीचे एक छोटा सा प्रतीक था, एक सांप, जिसके चारों ओर एक वृत्त बना था। वॉटसन, मैंने कहा। मेरी नजर उस प्रतीक पर टिकी थी। यह प्रतीक, मैंने इसे पहले देखा है। यह सरपेंट सर्कल का निशान है। वॉटसन ने कागज को ध्यान से देखा। सरपेंट सर्कल? उसने हैरानी से पूछा। यह क्या है, होम्स? एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क, मैंने जवाब दिया। मेरे दिमाग में पुराने मामले उभर रहे थे। उनकी जड़ें यूरोप भर में फैली हैं। ह्यूगो ओबेरस्टीन उनका हिस्सा था, और मुझे यकीन है जेम्स ने जिस शख्स को देखा वह भी उसी संगठन का है। मिस्टर मैककार्थी, मैंने जेम्स की ओर मुड़कर कहा, आपने सही किया जो यहां आए, लेकिन अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। मैं इस मामले की जांच करूंगा। आप अपने घर जाइए और किसी से इस बारे में बात न करें। जेम्स ने सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। धन्यवाद मिस्टर होम्स, उसने कहा और धीमे कदमों से बाहर निकल गया। मैंने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सरपेंट्स सर्कल अभी भी सक्रिय है और हमें उनकी अगली चाल को रोकना होगा। उसी शाम मैंने अपनी पुरानी फाइलें निकालीं और सरपेंट्स सर्कल के बारे में जानकारी ढूंढने में जुट गया। कमरे में चिमनी की आग की गर्माहट थी और बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें हल्के से टकरा रही थीं। कई घंटों की मेहनत के बाद मुझे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें सरपेंट्स सर्कल का जिक्र था। यह एक गुप्त संगठन था जो जासूसी, साजिशों और गुप्त सौदों के लिए कुख्यात था। उनके नेता का नाम अज्ञात था, लेकिन उनकी गतिविधियां ब्रिटेन, जर्मनी और रूस तक फैली थीं। वॉटसन, मैंने कहा, मेरी नज़र उस दस्तावेज पर टिकी थी। हमें सरपेंट सर्कल की अगली मुलाकात की जगह ढूंढनी होगी। अगर हम उनके मास्टरमाइंड को पकड़ सकें तो शायद हम इस नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दें। लेकिन होम्स, वॉटसन ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक प्रतीक और जेम्स की कहानी है। हमारे पास एक शुरुआत है, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी आंखों में एक चमक थी। और मैं अपने भाई माइक्रॉफ्ट से मदद लूंगा। मैंने तुरंत माइक्रॉफ्ट को एक संदेश भेजा जिसमें सरपेंट्स सर्कल के बारे में बताया और कुछ गुप्त जानकारी मांगी। माइक्रॉफ्ट ने जवाब दिया कि वह अगली सुबह बेकर स्ट्रीट आएगा। अगली सुबह माइक्रॉफ्ट 221 बी के हमारे कमरे में था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत लेकिन गंभीर था और उसकी उंगलियां आपस में भिंची हुई थीं। शेरलॉक, उसने कहा, उसकी आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी। सरपेंट्स सर्कल कोई साधारण संगठन नहीं है। उनकी जड़ें बहुत गहरी। मुझे उनकी मुलाकात की जगह चाहिए। माइक्रॉफ्ट, मैंने कहा, मेरी नजर उसकी आंखों पर टिकी थी। क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? माइक्रॉफ्ट ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मुझे थमाया। यह एक पुरानी जानकारी है, उसने कहा, लेकिन शायद काम आए। सरपेंट्स सर्कल के लोग कभी कभी टेम्स नदी के किनारे एक पुराने नावघर में मिलते हैं। वह जगह बाहर से सुनसान लगती है, लेकिन अंदर गुप्त मुलाकातें होती हैं। मैंने कागज लिया। उस पर एक पता लिखा था, पुराना नावघर, टेम्स किनारा। धन्यवाद माइक्रॉफ्ट, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक दृढ़ता थी। लेकिन अगर यह साजिश इतनी बड़ी है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। शेरलॉक, माइक्रॉफ्ट ने चेतावनी दी, यह तुम्हारा अब तक का सबसे खतरनाक मामला हो सकता है। सरपेंट्स सर्कल के लोग बिना दया के मारते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराया। माइक्रॉफ्ट, खतरा मेरे लिए कोई नई बात नहीं। उसी रात मैं और वॉटसन टेम्स नदी के किनारे की तंग, कोहरे से भरी गलियों से गुजर रहे थे। हवा में नदी की नमकीन गंध थी और कोहरा इतना घना था कि गैस लैंप की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक दिख रही थी। पुराना नावघर एक जर्जर, सुनसान इमारत थी जिसके लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां समय की मार से टूट फूट चुके थे।
बाहर से देखने में वह पूरी तरह खाली लग रहा था, लेकिन मेरी प्रवृत्ति मुझे बता रही थी कि इसके अंदर कुछ छिपा है। होम्स, वॉटसन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें हल्की भाप बनकर हवा में उड़ रही थीं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें माइक्रॉफ्ट के लोगों को साथ लेना चाहिए था? वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर नावघर के दरवाजे पर थी। माइक्रॉफ्ट के लोग बाहर निगरानी रख रहे हैं, लेकिन सरपेंट बहुत चालाक है। अगर उसे जरा भी भनक लगी कि वह पकड़ा गया है, तो वह फिर से गायब हो जाएगा। हमें उसे अकेले पकड़ना होगा। हमने नावघर के एक साइड प्रवेश द्वार का इस्तेमाल किया, जो आधा खुला था। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। हवा में पुरानी लकड़ी, सड़न और नदी की गंध थी। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को मध्यम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई धीमे स्वर में बात कर रहा हो। हम एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक लालटेन की मध्यम रोशनी में 3 लोग दिखाई दिए। एक था सरपेंट। उसकी लंबी छायादार आकृति और ठंडी आंखें उसे बाकियों से अलग कर रही थीं। उसके बगल में 2 अन्य लोग थे, जिनमें से एक विदेशी लग रहा था, शायद रूसी। मेज पर एक छोटा सा बक्सा रखा था और मुझे यकीन था कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या सामान था। वॉटसन, मैंने फुसफुसाया। मेरी उंगलियां अपनी रिवॉल्वर पर कस गईं। यह हमारा मौका है। तैयार रहो। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। हाथ ऊपर, सरपेंट, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज कमरे में गूंज गई। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। सरपेंट ने चौंक कर मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर की बजाय एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मिस्टर होम्स, उसने शांत स्वर में कहा, उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। आप वाकई जिद्दी हैं, लेकिन आप यहां अकेले हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप हम तीनों को रोक सकते हैं? वॉटसन, जो अब मेरे बगल में खड़ा था, ने अपनी रिवॉल्वर तान दी। हम अकेले नहीं हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। बाहर माइक्रॉफ्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं। सरपेंट ने हल्के से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में एक खतरनाक चमक थी। आपके भाई की फौज मुझे नहीं रोक सकती, होम्स, उसने कहा। लेकिन मैं आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूं। उसके शब्दों के साथ ही उसके 2 साथियों ने अपनी बंदूकें निकालीं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मैंने तेजी से लालटेन की ओर गोली चलाई। लालटेन टूटकर जमीन पर गिरी और कमरा अंधेरे में डूब गया। अफरा तफरी मच गई। मैंने वॉटसन को इशारा किया और हम मेज की ओर बढ़े। अंधेरे में मैंने सरपेंट की आकृति को मेज के पास देखा। उसने बक्सा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर छलांग लगा दी। हम दोनों जमीन पर गिरे और उसने मेरे हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। सरपेंट मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरी चालाकी उस पर भारी पड़ी। मैंने उसकी कलाई मोड़ दी और वह दर्द से चिल्लाया। वॉटसन ने उसके एक साथी को काबू कर लिया था, लेकिन तीसरा शख्स अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक बाहर से माइक्रॉफ्ट के लोगों की आवाजें सुनाई दीं। वे नावघर में दाखिल हो रहे थे। सरपेंट, मैंने हाँफते हुए कहा। मेरी उंगलियां उसकी कलाई पर कसी थीं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। बक्सा मुझे दे दो। उसने एक आखिरी बार विरोध किया, लेकिन माइक्रॉफ्ट का एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लिया। मैंने बक्सा उठाया और उसे खोला। उसमें कुछ कागज थे, ब्रिटिश नौसेना के नए हथियारों के डिजाइन, जैसा कि सरपेंट ने कारखाने में जिक्र किया था। माइक्रॉफ्ट के लोग सरपेंट और उसके साथियों को हथकड़ियों में जकड़ चुके थे। सरपेंट का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हार की चमक थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सोचा था कि तुम अजेय हो, लेकिन कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। सरपेंट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आपने मुझे पकड़ लिया, होम्स। लेकिन सरपेंट्स सर्कल सिर्फ एक आदमी नहीं है। हम फिर उठेंगे। शायद, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी। लेकिन तब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। माइक्रॉफ्ट ने बक्से के कागजात को देखा और राहत की सांस ली। शेरलॉक, उसने कहा, तुमने फिर से देश को बचा लिया। ये दस्तावेज अनमोल हैं। मैंने सिर हिलाया। माइक्रॉफ्ट, सरपेंट्स सर्कल के बाकी सदस्यों पर नजर रखो। सरपेंट सही कह रहा है। ये संगठन अभी खत्म नहीं हुआ है। बेकर स्ट्रीट लौटने पर मैं और वॉटसन थक कर चूर हो चुके थे। चिमनी की आग फिर से जल रही थी और मैंने अपनी पाइप जलाई। वॉटसन ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, होम्स, यह एक लंबा और खतरनाक साहसिक था, लेकिन हमने कर दिखाया। हाँ, वॉटसन, मैंने जवाब दिया। मेरी नज़र खिड़की के बाहर कोहरे से ढकी गलियों पर थी। लेकिन सरपेंट की बातें मुझे परेशान कर रही हैं। सरपेंट सर्कल अभी भी एक खतरा है।
हमें हमेशा तैयार रहना होगा। मैंने खिड़की की ओर देखा। लंदन की गलियां कोहरे में डूबी थीं और मुझे पता था कि इस शहर में रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वॉटसन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम एक और साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो? वॉटसन ने हंसते हुए जवाब दिया, होम्स, तुम्हारे साथ मैं हमेशा तैयार हूं। कुछ हफ्तों बाद माइक्रॉफ्ट ने हमें बताया कि सरपेंट्स सर्कल के कई और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और संगठन की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। जेम्स मैककार्थी को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया गया और वायलेट वेस्टबरी ने आर्थर की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रही, सरपेंट्स सर्कल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं, शेरलॉक होम्स, जानता था कि लंदन के कोहरे में अभी कई रहस्य छिपे थे और मैं उन्हें सुलझाने के लिए तैयार था।